नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित से 140 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहां पर शुरू करते हैं पहला चैप्टर से वास्तविक संख्याएं। पहला चैप्टर हमारा क्या है? वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं में हम लेते हैं 12-15 का HCF 3 होगा। 12-15 का HCF कितना होगा? 3 होगा। कैसे होगा? तो देखिए हमने यहां पर पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड लेना है। ये देखिए ये ले लिया 2 2 छिंग 12, फिर 2 तिया 6, 3 एकम 3। 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3। और 15 का ले लेते हैं। 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 3 गुणा 5, जैसे कि 3 5 15 होता है, हमको पता है। तो हमें यहां देखना है कि यहां HCF लेना है। HCF मतलब जो सभी में है। ये देखिए दोनों संख्याओं में कौन पाया जा रहा है? 3 पाया जा रहा है। तो सीधे हमने ले लिया कि HCF यहां पर कितना है? 3 है। दूसरा नंबर है दो संख्याओं का गुणनफल 32 है। अब हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 32 है तथा उनका LCM 8 है। तो उनका HCF कितना होगा? 4 होगा। क्यों भैया? क्योंकि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुणा HCF। LCM और HCF का जब हम गुणा करेंगे तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के बराबर होता है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल तो हमें दिया हुआ है कितना? 32। LCM कितना दिया हुआ है? 8। तो HCF हमें निकालने को यदि आता है तो सीधे हम HCF को वहीं रख देंगे और ये 32 के नीचे आ जाएगा। 8 8 चौके 32। तो HCF हमारा कितना आ गया? 4 आ गया। अब देखिए 12, 15 और 21 का LCM और HCF दोनों निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो हम यहां पर एक साथ लेकर भी हल कर सकते हैं। 12, 15, 21 को एक साथ लेकर LCM और HCF कैसे निकाल सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहां पर 2 का भाग देंगे। तो 2 छिंग 12, 15 में नहीं जाता है जैसे का वैसा, 21 में नहीं जाता है जैसे का वैसा। फिर 2 का दिया, 2 तिया 6, फिर 15 में नहीं जा रहा है, फिर 21 में नहीं जा रहा है। फिर 3 का दिया, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 7 21। फिर 5 का दिया तो 5 एकम, फिर 7 जैसे का वैसा। और फिर 7 का दिया तो सबका 7 एकम 7। देखिए अब हमें यहां पर सबसे पहले वो संख्या देखना है, वो अभाज्य गुणनखंड देखना है जिसने तीनों संख्याओं को विभाजित करके छोटा किया है। तीनों संख्याओं को विभाजित इस 2 ने केवल 12 को किया है, इस 2 ने केवल 6 को किया है, इस 3 ने 3, 15, 21 तीनों को विभाजित किया है। इसमें हम घेरा लगा देंगे। 5 ने 5 को, 7 ने 7 को किया। तो जिसने तीनों संख्याओं को विभाजित किया वो क्या है? HCF है। HCF कितना है? 3 है। HCF कितना है? 3 है। और ये जो सारे गुणनखंड हैं ये कौन है? LCM है। सारे गुणनखंड लिख देते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये देखिए यहां पर कितना हो जाएगा? 7 अपना 35, 35 तिया 105, 105 दूनी 210, 210 दूनी 420, 420 है यहां पर LCM बच्चों। तो हमें LCM और HCF दोनों निकालने के लिए आता है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में हम इस तरह की मेथड का उपयोग कर लेते हैं, हमारा समय भी बच जाता है। आगे है यहां पर करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है। करणी 2 एक अपरिमेय संख्या, करणी 3 अपरिमेय संख्या, करणी 5 अपरिमेय संख्या, करणी 6, करणी 7। तो ये अपरिमेय संख्याएं हैं, करणी वाली संख्याएं। अब देखिए इनके साथ यदि कोई परिमेय संख्या जुड़ती है या घटती है तो वह भी एक अपरिमेय संख्या ही होती है। जैसे देखेंगे यहां पर करणी 2 धन 5 है तो यह भी एक अपरिमेय संख्या है। 3 ऋण करणी 3 है तो भी यह एक अपरिमेय संख्या है। 2 ऋण करणी 5 है तो भी यह एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या यदि अपरिमेय के साथ जुड़ रही है, घट रही है, तो भी संयुक्त रूप से अपरिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो हमें ध्यान रखना है ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या होती है। इनका दशमलव निरूपण अशांत एवं अनावर्ती होता है। नेक्स्ट है पाई का मान। पाई का मान वास्तव में एक अपरिमेय संख्या है। पाई का जब हम दशमलव निरूपण करते हैं तो अशांत अनावर्ती होता है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। आप कहेंगे सर ये 22/7 और 3.14 ये तो परिमेय मान है। तो ये हम पाई के मान को क्षेत्रफल
आयतन ज्ञात करने के लिए जो हम उपयोग करते हैं, तो ये उसके लगभग मान है पाई के, जो हम परिमेय के रूप में लिखते हैं, ये पाई के लगभग मान है। वास्तव में पाई का दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती है, यह एक अपरिमेय संख्या है। आगे 6वें नंबर पर लेते हैं, देखिए अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है, आपको यह बनना चाहिए। तो देखिए क्या है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, तो यहां पर देखते हैं अपन। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। भाज्य संख्याएं जो हैं उन्हें हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, गुणनखंडित कर सकते हैं, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। जैसे हम यहां पर एक संख्या ले लेते हैं 6, तो ले लिया 6 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3। ऐसे ही प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंडित कर सकते हैं। यदि हम इसे 6 को लिख दें 3 गुणा 2, तो ये देखिए उनके आने वाले क्रम को हम पलट भी सकते हैं, तो भी यह क्या होता है, अद्वितीय होता है। 2 और 3 का गुणनफल ही 6 है, 3 और 2 का गुणनफल ही 6 है। आगे देखिए, दो अपरिमेय संख्याओं के मध्य अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है, अनेक अपरिमेय संख्याएं होती है। दो अपरिमेय संख्या, इसी प्रकार दो अपरिमेय संख्याओं के मध्य अनेक परिमेय संख्याएं भी होती हैं, अनेक अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। दो परिमेय संख्याओं के मध्य भी अनेक परिमेय संख्याएं, अनेक अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब आगे है 8वें नंबर में। 8वें नंबर में है एलसीएम। एलसीएम को यहां पर परिभाषित किया गया है। क्या है एलसीएम, देखिए तो यहां पर है एलसीएम में संख्याओं से संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। संख्याओं से संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं, उन सबकी सबसे बड़ी घातों का गुणनफल क्या होता है, एलसीएम होता है। जैसे हम यहां पर निकालते हैं, सबसे बड़ी घातों का गुणनफल निकालते हैं, क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास 10 है, 20 है, 40 है, इनका यदि हमें एलसीएम निकालना है तो 10 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5, 20 के 2 गुणा 5 और 40 के 2 गुणा 5। तो यहां पर देखिए हम देख रहे हैं कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड कितने प्रकार के, यहां केवल 2 और 5 आए हैं। तो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड में यहां देखिए कौन कौन है। सबसे बड़ी घात, यहां 2, 5 की सबसे बड़ी घात तो सब में एक ही है, और 2 की सबसे बड़ी घात इसके पास है 3, इसके पास है 2, इसके पास है 1, तो 2 की घात हमें यहां 3 लेना पड़ेगा एलसीएम में। क्यों? क्योंकि प्रत्येक संख्याओं से संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातों का हमें गुणनफल करना है। सबसे बड़ी घात यहां पर 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 मतलब 8, और ये 5, 8 पंचे 40। इस तरह से हम प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, देखिए संख्याओं से संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल करते हैं। अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, एचसीएफ। एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ में हमें लेना होता है उभयनिष्ठ घातों की सबसे छोटी घात। अब देखिए संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। अब हमें क्या करना है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड जो रहेंगे उनकी सबसे छोटी घातों को हम जोड़ेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यदि हम 10, 20 और 40 को ही लेते हैं तो 10 के हैं 10 2 गुणा 5, 20 के हैं 2 गुणा 2 गुणा 5, और 40 के हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। तो हमें क्या लेना है, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, 2 भी उभयनिष्ठ है और 5 भी उभयनिष्ठ है, जो सब में है। तो देखिए 5 की सबसे बड़ी छोटी घात 1 हो गई, और 2 की सबसे छोटी घात इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, तो सबसे छोटी घात कितनी है, 2 की घात 1 है, यानी 5 दूनी 10 होगा इसका एचसीएफ। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, देखिए प्रत्येक उभयनिष्ठ चाहिए, अब हमको प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड नहीं, प्रत्येक
उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, सभी नहीं, जो सब में है उनकी सबसे छोटी छोटी घातें हम लेंगे तो हमें एचसीएफ प्राप्त होगा। 140 के अभाज्य गुणनखंड हैं, 140 के जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालने चले तो देखिए सबसे पहले यहां पर 2 का भाग जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 शून्यम शून्य, फिर 2 का दिया, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, फिर 5 का दिया तो 5 7 35, 7 एकम 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। आगे है हमारे पास अध्याय 2। अध्याय 2 बहुपद। बहुपद में क्या है, यदि द्विघात बहुपद एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटे ए होता है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, सी बटे ए होता है, यानी अचर पद बटे एक्स वर्ग का गुणांक होता है। दो किसी बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारे पास, ये देखिए 12वें नंबर में हम आ गए। 12वें नंबर में हमारे पास देखिए द्विघात बहुपद ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा धन बीटा का मान क्या होता है, ऋण बी बटे ए होता है, यानी ऋण एक्स का गुणांक बटे एक्स वर्ग का गुणांक। दोनों याद रखना है, शून्यकों का योग ऋण बी बटे ए, शून्यकों का गुणनफल सी बटे ए। बहुत आसान है बच्चों। फिर देखिए किसी बहुपद पी एक्स के कुल शून्यक, किसी बहुपद पी एक्स के जो कुल शून्यक होते हैं उस बहुपद के आरेख के एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं। जो भी शून्यक हैं किसी बहुपद के शून्यक हमें यदि लिखना है तो वास्तव में क्या होते हैं, तो देखिए ये हमने अक्ष बनाया एक्स अक्ष पर, ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर रेखा ये देखिए ये पहला 1 2 3, एक्स अक्ष पर आलेख कितनी बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या यहां कितनी होगी, 3। सीधी सी बात है कि px के कुल शून्यक उस बहुपद के आलेख के एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, यहां पर बढ़ते हैं आगे, 14वें नंबर पर आते हैं। 14वां नंबर है हमारा रेखी बहुपद। किसे कहेंगे हम, रेखी बहुपद ए एक्स धन बी यहां पर दिया हुआ है का शून्य क्या होगा, ऋण बी बटे ए होगा। कैसे ज्ञात करेंगे, कोई भी रेखी बहुपद हमको दिया है, मान लो ए एक्स धन बी दिया है, जिसका शून्य ज्ञात करना है उसे शून्य के बराबर लिखते हैं, जिसका हमें शून्य ज्ञात करना है उसे हम शून्य के बराबर लिखते हैं। लिख दिया तो ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, धन भी उधर जाकर ऋण भी हो जाएगा। फिर आगे जब हम एक्स को अकेला कर देंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा ऋण बी और उसके बटे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा ए। ये देखिए ये ए का पक्षांतर हुआ ना उस तरफ जाके, ऋण बी बटे ए। आगे है बहुपद एक्स वर्ग ऋण 3 के शून्यक धन ऋण करणी 3 होंगे। यह 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए इसके शून्यक कितने होंगे, धन ऋण करणी 3 होंगे। कैसे, तो यहां पर देखो सबसे पहले हमने लिख दिया एक्स वर्ग ऋण 3 को ही शून्य के बराबर लिख देंगे, जिसका शून्य ज्ञात करना होता है उसे हम शून्य के बराबर लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी इसको इसी तरफ हम तोड़ सकते हैं। तो यहां देखो कैसे तोड़ेंगे, एक्स वर्ग माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर ऐसा लिख देते हैं। चलिए जल्दी हो जाएगा। तो ये हो गया एक ए वर्ग ऋण बी वर्ग, सर्वसम्मिका लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में हो जाएगा एक्स माइनस अंडर रूट 3, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट 3 और दोनों का मान है 0। अब देखिए जब हम पहले वाले को शून्य लेंगे, एक्स माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0 तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3, और जब हम दूसरे वाले को x प्लस अंडर रूट 3 को 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3। तो ये हमें शून्य क्या प्राप्त हुए, प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3, दोनों को जब हम एक साथ लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 3। आगे है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10
के शून्यक ऋण 2 एवं ऋण 5 होंगे। तो कैसे देखिए ये शून्यक हम कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे देखिए यहां पर हम करते हैं ऋण 2 और ऋण 5 कैसे आएंगे शून्यक। तो सबसे पहले हम यहां पर ले लेते हैं इस बहुपद को। इस बहुपद को हम जब मध्य पद को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 7 है तो 5 धन 2 तोड़ेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 5x धन 2x धन 10। अब इन दोनों में से क्या बाहर निकलेगा, x बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा x धन 5 और इन दोनों में से 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा x धन 5। दो गुणनखंड। अब यहां पर x धन 5 जब दोनों में है तो x धन 5 को कॉमन ले लेंगे। तो x धन 5 जब कॉमन होगा तो अंदर क्या बचेगा, x धन 2 बचेगा। तो ये शून्य क्या हो जाएंगे, जब हम x धन 5 को 0 के बराबर लिख देंगे तो x बराबर हो जाएगा ऋण 5 और x धन 2 को 0 के बराबर लिख देंगे तो x बराबर हो जाएगा ऋण 2। तो कौन कौन से शून्य हुए, ऋण 5 और ऋण 2 बच्चों। ठीक है, अब लेते हैं आगे। नेक्स्ट है 17वां नंबर। 17वां नंबर में क्या है, देखिए बहुपद x धन 1 और दूसरा गुणनखंड है x वर्ग ऋण x धन 1 के लिए की घात कितनी होगी, 3 होगी। कैसे पता चला, तो देखिए हम जब पहले सबसे बड़ी घात वाले पद का सबसे बड़ी घात वाले पद से जब गुणा करेंगे तो जितना मान आता है वही उसकी घात होती है। तो यहां देखिए x का गुणा जब x की घात 2 से करेंगे तो x की घात 3 हो जाएगी। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बहुत आसान है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये हमें सीखना है। आगे, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक ऋण 3 तथा 4 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा, x² माइनस x माइनस 12 होगा। कैसे होगा, तो भैया हमें शून्यक दिए हुए हैं, शून्यक के लिए शून्यक दिए हुए जब होते हैं तो बहुपद कैसे निकाला जाता है, तो ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। जब हमें इस तरह के मान दिए हुए हों तो हमें इस सूत्र के माध्यम से बहुपद निकालना होता है। बहुपद निकलेगा, कैसे निकलेगा, देखिए x² माइनस पहला बहुपद क्या है, शून्यक। पहला शून्यक हमें दिया हुआ है ऋण 3, तो यहां अल्फा के स्थान पर रख देंगे ऋण 3 धन बीटा के स्थान पर 4, फिर x है, फिर अल्फा इंटू बीटा यानी ऋण 3 गुणा 4। तो क्या हो जाएगा, देखिए x² माइनस, अब ये 4 में से 3 गया तो 1x और ये हो गया प्लस माइनस का -12, x² माइनस x माइनस 12। तो देखिए x² माइनस x माइनस 12 होगा द्विघात बहुपद ऋण 3 4 का शून्यक। अगला है, फिर से हमें देखिए बहुपद x² प्लस 10x प्लस 24 के शून्यकों का गुणनफल 24 होगा। शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, 24 ही होगा। तो देखिए कैसे होगा, यहां पर हम ले लेते हैं, यहां पर शून्यकों का गुणनफल पूछा है। क्या होता है शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a। तो देखिए c कौन है, यहां पर a है 1, b है 10 और c है 24। तो क्या हो जाएगा, 24 अपॉन a के स्थान पर कौन हो जाएगा, 1, तो 24 ही होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। शून्यकों का गुणनफल, यदि x वर्ग का गुणांक 1 है तो शून्यकों का गुणनफल c का मान ही होता है यानी 24 ही होगा। और शून्यकों का योगफल यहां 10 दिया हुआ है धन का, तो हो जाएगा ऋण 10, क्योंकि x² का मान तो 1 है, ऋण b बटे a, तो क्या हो जाएगा ऋण 10। लेकिन हमें यहां पूछा गया है गुणनफल, यहां हो जाएगा 24। नेक्स्ट लेते हैं अब 20वें नंबर में क्या है। तो 20वें नंबर में देखिए यहां पर है बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग 4 होगा। अब यहां पर शून्यकों का योग ज्ञात करना है, तो फिर से वही बात हो जाएगी। a का मान है 1, b का मान है -4 और c का मान है 1। तो शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा का मान क्या होता है, ऋण b बटे a होता है। ऋण तो हमारे पास एक ये वाला है, b का मान है ऋण 4, a का मान है 1,
ऋण ऋण 2 बार होने की वजह से धन 4। तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब अध्याय 3 से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अध्याय 3 में क्या है देखिए, यहां पर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अध्ययन करेंगे। हम अध्याय 3 में क्या अध्ययन करेंगे? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो देखिए क्या होंगे? समीकरण निकाय, किसकी बात हो रही है? समीकरण निकाय a1x धन b1 y धन c1 बराबर 0। पहला समीकरण निकाय क्या दिया है? a1x धन b1 y धन c1 बराबर 0 रैखिक समीकरण, और दूसरा है a2x धन b2 y धन c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा यदि। कब होगा एक अद्वितीय हल? तो देख लेते हैं कब होगा एक अद्वितीय हल। यहां पर देखिए अद्वितीय हल कब होगा? जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के, तब समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। अब कोई भी हल नहीं होगा यदि, कोई भी हल नहीं होगा कब? जब a1 अपॉन a2 तो हो जाएगा बराबर b1 अपॉन b2 के, पर c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होगा, तब ये हो जाएगा कोई भी हल नहीं होगा। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2, तो समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। और समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल कब होंगे? जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। जब तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो समीकरण निकाय का अनंततः अनेक हल होंगे। तो देखिए सबसे पहले समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल कब होगा? जब a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। कोई हल नहीं कब होगा? जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2। और अनंततः अनेक हल तब होंगे जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2 होगा। अब नेक्स्ट है, यदि एक समीकरण युग्म संगत है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी या संपाती होती हैं। यदि समीकरण युग्म संगत है, संगत की स्थिति 2 है। एक अद्वितीय हल में भी मिल रहे हैं, केवल एक बार मिल रहे हैं लेकिन मिल रहे हैं, तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी? प्रतिच्छेदी। और अनंततः अनेक हल में तो एक साथ ही दोनों रेखाएं जा रही हैं, मतलब एक दूसरे पर अध्यारोपित हैं, तो संपाती हैं। संगत की स्थिति में रेखाएं संपाती होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। लेकिन जब किसी समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता, तब निकाय असंगत निकाय कहलाता है। क्यों असंगत? क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर गति करती हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे से नहीं मिलती, इसलिए ऐसा निकाय असंगत निकाय कहलाता है। आगे है, रैखिक समीकरण ax धन by धन c बराबर 0 का आलेख एक सरल रेखा होता है। नाम ही है रैखिक समीकरण। रैखिक मतलब जब भी आप उसका आलेख खींचेंगे तो एक सरल रेखा ही, एक सीधी रेखा ही हमें प्राप्त होगी, किसी प्रकार का कोई कर्व नहीं होगा, तो वह एक रैखिक समीकरण है। इसमें चर की या चरों की अधिकतम घात 1 होती है, एक ही होती है, चरों की घात 1 होती है। आगे देखिए, समीकरण x धन 2y बराबर 5 में यदि हम x बराबर 1 और y बराबर 2 प्राप्त हो जाएगा। x बराबर यदि हम 1 रखते हैं तो y बराबर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 2 प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त हो जाएगा देखते हैं। देखो यहां पर मैंने x के स्थान पर कितना रख दिया? 1 धन 2y बराबर कितना है? 5। तो y का मान कितना हो जाएगा? 2y बराबर 5 और 1 उधर गया तो ऋण 1, तो y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा कितना? ये देखिए 2y बराबर 5 में से 1 गया तो 4, तो y बराबर हो जाएगा 4 बटे 2। जब काटेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 2। x का मान यदि 1 है तो y का मान 2 प्राप्त होगा इस रैखिक समीकरण में, x धन 2y बराबर 5 में। बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न। फिर आगे है, यहां पर पूरा हल करके भी हमने बता दिए हैं। ये देखिए यहां पर y का मान 2 प्राप्त हो गया। फिर नेक्स्ट है, यदि समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल हो तो रेखाएं संपाती होती हैं। बिल्कुल सही है, रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से ही गुजर रही हैं तो समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल होते हैं। अनंततः अनेक हल यदि हैं
तो हम कह देंगे कि रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं। फिर है 2x धन y बराबर k में यदि x का मान 2 रख दें और y का मान 1 रख दें तो k का मान कितना हो जाएगा। देखिए x का मान यहाँ 2 रख देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, y का मान 1 रख देंगे तो 5 हो जाएगा, तो k का मान हमें क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। 28 नंबर में है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। 2 चरों वाला हम कोई भी एक रैखिक समीकरण ले लें, यदि एक अकेला समीकरण है, समीकरण का युग्म नहीं है, तो हम कहेंगे कि उसके अनंत हल होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे हमारे पास 2x धन y बराबर 3 इस तरह का कोई समीकरण है, तो हम यहाँ पर x के मान रखते जाएंगे, y के मान हमें प्राप्त होते जाएंगे। देखिए यहां पर मान लो मैं x का मान 0 रखता हूं तो y का मान 3 आ जाएगा, x का मान यदि मैं यहाँ 1 रखता हूं तो पक्षांतर हो जाएगा, x का मान 1 तो y का मान 2, x का मान यदि मैं 2 रखता हूं 2 दूनी 4 का जब पक्षांतर हो जाएगा तो y का मान ऋण 1 हो जाएगा। इस तरह से x के अनंत मान हम रखते जाएंगे, अनेक मान हम रखते जाएंगे, तो y के हमें अनेक मान प्राप्त होते जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में बात होगी। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो उनके बारे में क्या है, रेखाओं के आधार पर हल। कैसे, देखिए रेखाओं के आधार पर यदि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। दोनों रेखाएं यदि हम काट रहे हैं, दोनों रेखाएं यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो समीकरण निकाय का क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है बच्चों, यदि दोनों रेखाएं समांतर हो तो समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा, और यदि दोनों रेखाएं समपाती हो तो समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल होंगे। तो हम समीकरण निकाय को देखकर ही समझ जाएंगे कि यह समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं होगा या अनंततः अनेक हल होंगे। कैसे पता चलेगा, दोनों रेखाएं यदि एक दूसरे को काट रही हैं तो समझ जाइए कि अद्वितीय हल है। आलेखीय विधि से हम पता कर पाएंगे कि समीकरण निकाय किस तरह का है। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो एक अद्वितीय हल होगा, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर जा रही हैं तो कोई हल नहीं होगा, और दोनों रेखाएं यदि एक ही रास्ते से जा रही हैं, एक दूसरे के ऊपर से गति कर रही हैं, तो अनंततः अनेक हल होंगे। आगे देखिए, यहां पर हम ले लेते हैं 30वां नंबर। 30वां नंबर में क्या रखा गया है, y बराबर mx धन 3 में यदि x बराबर ऋण 2 है तो y का मान क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। चाहे तो हम इसे हल कर सकते हैं, x का मान यहाँ पर ऋण 2 रख देंगे तो ऋण 2m हो जाएगा, है ना, और y का मान 5 रख देंगे तो y का मान यहाँ 5 रख देंगे तो ऋण 2m। यहाँ पर देखिए इस तरफ आ जाएगा तो 5 में से 3 घट जाएगा, कितना बचेगा, 2, तो ऋण 2m बराबर 2, तो m बराबर हो जाएगा ऋण 1। m बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें ऋण 1 प्राप्त होगा। कैसे, चलिए देख लेते हैं। यहां पर हम y बराबर mx धन 3 है हमारे पास, और हम यहां पर मान रख देंगे, तो mx का मान रख दिया ऋण 2 और y का मान रख दिया मैंने 5। y का मान क्या रख दिया, 5। तो देखिए y का मान जब हमने 5 रख दिया तो ये हो जाएगा, और ये धन 3 है तो ये हो जाएगा 5 धन 3 इधर आया तो ऋण 3 और ऋण 2m, तो m बराबर हो जाएगा, यहाँ पर पहले से कितना है 2 और बटे में आ गया ऋण 2, तो बचेगा कितना, ऋण 1। ये देखिए ऋण है तो m का मान कितना आया, ऋण 1। ठीक है बच्चों, चलिए अब ले लेते हैं चौथा चैप्टर। चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में देखिए 31वें नंबर में क्या है, मूलों की प्रकृति। तो यहां पर मूलों की प्रकृति देखिए, द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं या नहीं। तो इसके मूल वास्तविक हैं या नहीं है, इसका निर्धारण कैसे होगा, इसका निर्धारण होगा, इसका निर्धारण विविक्त कर d बराबर b वर्ग ऋण 4ac करता है। कौन करता है, विविक्त कर करता है। यदि इस विविक्त कर का मान 0 है तो दोनों मूल वास्तविक एवं समान होंगे।
यदि धनात्मक है तो दोनों मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे, और यदि विविक्त कर का मान ऋणात्मक है तो दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे। ये तीन बातें हमें ध्यान रखना है कि विविक्त कर b वर्ग ऋण 4ac का मान यदि शून्य है तो मूल वास्तविक भी होंगे और समान भी होंगे। यदि मान धनात्मक है तो मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। यदि मान ऋणात्मक है तो जो मान है, जो मूल है, वो कैसे होंगे? वास्तविक नहीं होंगे। बढ़ते हैं आगे। यहां दिया हुआ है, देखिए, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। कब होते हैं? यदि विविक्त कर d बराबर b वर्ग ऋण 4ac का मान शून्य से बड़ा है। दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि b वर्ग ऋण 4ac का मान शून्य होता है, और कोई वास्तविक मूल नहीं होता जब b वर्ग ऋण 4ac का मान शून्य से भी छोटा हो, अर्थात ऋणात्मक हो, तब कोई वास्तविक मूल नहीं होता। अब यहां पर देखिए 32वें नंबर में क्या है? समीकरण x वर्ग धन x ऋण 1 के मूलों की प्रकृति होगी। अब मूलों की प्रकृति के लिए मैंने बता दिया कि विविक्त कर ज्ञात करना होता है। तो सबसे पहले समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से करेंगे। x वर्ग का गुणांक कितना है? 1 है, तो a बराबर 1। x का गुणांक भी यहां कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो b बराबर 1। और अचर पद यहां चिन्ह सहित कितना है? ऋण 1। c बराबर ऋण 1। तब हम विविक्त कर d बराबर b वर्ग ऋण 4ac में मान रख देंगे। किसके? b वर्ग ऋण 4ac का। तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग ऋण 4 गुणा 1 गुणा ऋण 1। तो d बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 1 का वर्ग हो गया 1, और ऋण ऋण 2 बार होने से हो गया धन 4 एकम 4। कुल कितना प्राप्त हुआ? 5 प्राप्त हुआ। 5 क्या है? वास्तव में शून्य से बड़ा है, अतः समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। समीकरण के मूल कैसे होंगे? दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अब 33 नंबर में मैंने लिया है, किसी द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होती है। द्विघात समीकरण है तो चर की घात कितनी होगी? 2 होगी, तभी वह द्विघात समीकरण कहलाएगा। द्विघात समीकरण तब कहलाएगा जब चर की घात कितनी हो? 2 हो। अर्थात x वर्ग का गुणांक यदि शून्य हो गया तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चर की घात फिर 1 बचेगी, 2 घात वाला पद तो शून्य हो जाएगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि अधिकतम घात मतलब चर की घात अधिकतम घात 2 होना चाहिए, और उसका गुणांक शून्य नहीं होना चाहिए, x वर्ग का गुणांक। आगे है, यदि 1/3 वर्ग समीकरण x वर्ग धन kx ऋण 5/3 बराबर 0 का एक मूल हो तो k का मान कितना होगा? 14/3 होगा। अब k का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, यहां पर हमको 1/3 वर्ग समीकरण का मूल दे दिया। मूल है, इसका मतलब हम वर्ग समीकरण में x के स्थान पर क्या रख सकते हैं? x के स्थान पर हम रख सकते हैं 1/3। तो यहां रख दीजिए 1/3। तो 1/3 पूरे की घात 2 धन k गुणा 1/3 ऋण 5/3 बराबर 0। तो हमें अब k का मान आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए k का मान कैसे मिलेगा? k का मान के लिए अब 1/3, 1 का वर्ग हो गया 1 और 3 का वर्ग हो गया 9 धन k/3 हो गया। k का गुणा 1 से हुआ तो ऋण 5/3। तो k वाले मान को हम यहीं रहने देते हैं, बाकी मानों को उस तरफ रख लेते हैं। k/3 हमारा यहीं रह जाएगा। अब बाकी मान हमारे पक्षांतर कर देंगे, कितना हो जाएगा? उस तरफ ले लेंगे तो ये हो गया 5/3 ऋण 1/9। हर समान कर देंगे तो k/3 बराबर हो जाएगा। देखिए, यहां पर हर समान यदि हम कर देंगे तो यहां पर k/3 बराबर कितना हो जाएगा? 5/3 गुणा ऊपर भी 3 का गुणा, नीचे भी 3 का गुणा, ऋण 1/9। k/3 बराबर हो गया, नीचे तो आ गया 9 और ऊपर 15 ऋण 1 मतलब 14/9।
तो जब k बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, ये बटे का 3 पक्षांतर हो जाएगा, तो क्या होगा 14/9 और गुणा 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो k का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 14/3। एक मूल भी यदि हमें प्राप्त है तो हमें k का मान निकालना आसान है, दूसरा मूल निकालना भी आसान है। चलिए अब लेते हैं आगे। यहां पर अगला हो जाएगा 35वां नंबर। क्या है, k के किस मान के लिए समीकरण x वर्ग धन 2kx धन k बराबर 0 के दोनों मूल बराबर होंगे। दोनों मूल कब बराबर होंगे, k के किस मान के लिए, तो दोनों मूल बराबर हैं, इसका मतलब है कि विविक्त कर का मान कितना है, दोनों मूल बराबर है तो विविक्त कर का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। b वर्ग ऋण 4ac का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। विविक्त कर का मान 0 होता है तब दोनों मूल बराबर होते हैं। अब b देखिए यहां पर कौन है, यहां पर देखिए a है 1, b है 2k और c है k, तो रख दीजिए 2k पूरे का वर्ग ऋण 4a का मान कितना है 1 है और c का मान कितना है k है बराबर 0। अब देखिए ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू 0। k कॉमन निकाल लेंगे 4k को तो अंदर बचेगा k माइनस 1, k माइनस 1। तो जब इसे हमने 0 के बराबर किया तो देखिए दो खंड हमें प्राप्त हो गए हैं। एक हो जाएगा जब 4k बराबर 0 इंप्लाइज k इज इक्वल टू 0/4 मीन्स 0, और दूसरा हो जाएगा k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 1। अब आगे देखिए 36वें नंबर में है द्विघात समीकरण 3 करणी 2x वर्ग धन 10x धन 3 करणी 2 बराबर 0 के विविक्त कर का मान 28 होगा। विविक्त कर कैसे निकालेंगे, इसी तरह से चलिए देखते हैं। विविक्त कर के लिए हमने क्या किया था, विविक्त कर का फॉर्मूला हमारे पास है b वर्ग ऋण 4ac। विविक्त कर कैसे निकालते हैं, b वर्ग ऋण 4ac से, तो देखिए रख देते हैं यहां पर सूत्र में b वर्ग ऋण 4ac में जब हम मान रख देंगे तो b के स्थान पर कौन है 10 है, 10 का वर्ग ऋण 4, a का मान कितना है 3 करणी 2 और c का मान कितना है 3 करणी 2। यहां पर देखिए 10 का वर्ग हो गया 100 ऋण 4 या 12, 12 या 36 और करणी 2 मिलकर हो गया 2, 36 दूनी 72, तो 100 में से जब 72 को हम घटाएंगे कितना प्राप्त होगा 28 प्राप्त होगा। तो विविक्त कर का मान कितना आया 28 प्राप्त हुआ। आगे है द्विघात समीकरण 2x वर्ग ऋण 6x धन 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे। वास्तविक एवं भिन्न क्यों होंगे, क्योंकि इसमें भी जब हम विविक्त कर का मान निकालते हैं b वर्ग ऋण 4ac का मान निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि b वर्ग मतलब ऋण 6 का वर्ग हो गया 36 ऋण 4, a का मान है 2, c का मान है 3, तो ये प्राप्त हुआ 36 ऋण 3 दूनी 6, 6 चौके 24, तो कितना प्राप्त हुआ 12, जो कि धनात्मक प्राप्त हुआ। विविक्त कर का मान कैसे प्राप्त हुआ, धनात्मक प्राप्त हुआ, इसलिए मूल वास्तविक एवं भिन्न है। विविक्त कर का मान जब धनात्मक प्राप्त होता है तो मूल वास्तविक और भिन्न होते हैं। 38 नंबर में है द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या 2 होती है। विशेष रूप से ध्यान रखना है कि द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या 2 होती है। 39 नंबर पे है समीकरण x ऋण 1 पूरे का वर्ग के हल क्या हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, x ऋण 1 दो गुणनखंड दिए हैं तो दोनों के मान क्या होंगे x बराबर 1 1, हल प्राप्त होंगे। आगे है एक समीकरण px बराबर 0 जहां px घात 2 का बहुपद हो समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण कब बन जाएगा बहुपद, जब बहुपद को हम 0 के बराबर लिखते हैं तो वह 2 घात का समीकरण कहलाने लगेगा। अब बात करते हैं अध्याय 5 की समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणी में देखिए एक श्रेणी दी गई है
3/2, 1/2, ऋण 1/2, ऋण 3/2 डैश 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 के लिए प्रथम पद एवं सार्वधातर क्रमशः क्या निकलेगा। प्रथम पद देखिए 3/2 तो दिख रहा है, सार्वधातर देखिए 1.5 था, आधा बचा, फिर ऋण आधा हो गया, मतलब घटते जा रहा है, एक एक घटते जा रहा है, इसलिए प्रथम पद 3/2, सार्वधातर ऋण 1 प्राप्त हुआ है। आगे देखिए एपी हमारे पास दी गई है, 10 है, 7 है, 4 है का 30वां पद ऋण 77 है। कैसे 30वां पद हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे पास एक एपी है, उसका हमें निकालना है 30वां पद। तो देखो A30 निकालना है। A30 कैसे निकलेगा, प्रथम पद हमारा कितना है 10 है, और 10 से 7 हो गया, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, ऋण 3। दूसरे में से पहले को घटाने पर ऋण 3 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब सार्वधातर कितना है, D का मान दिया हुआ है ऋण 3 और A का मान दिया हुआ है 10। तो हमें पता है कि A30 हम कैसे निकालेंगे, A + 29D, 29D मतलब D का मान है -3, ये हो गया 10, फिर ये माइनस है एक बार तो -87, तो 10 में से 87 जब घटेंगे तो ऋण 77 प्राप्त होगा। यही तो है ना, 30वां पद ऋण 77 प्राप्त होगा। आगे लेते हैं, एपी फिर से दी गई है, ऋण 3, ऋण 1/2, फिर 2 का 11वां पद हमें ज्ञात करना है। अब देखिए यहां पर ऋण 3 है, फिर इससे 2.5 कम हुआ तो क्या बचा, आधा बचा, फिर इसमें 2.5 बढ़ा तो 2 हो गया। ये इस तरह की श्रेणी है, इसका 11वां पद हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले देख लेते हैं प्रथम पद कितना है, ऋण 3 है, सार्वधातर कितना है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, घटाएंगे तो एक ऋण चिन्ह और है तो ऋण ऋण का हो जाएगा धन, तो D बराबर हो जाएगा यहाँ पर 5/2। तो देखिए यहाँ पर -3 है प्रथम पद और सार्वधातर है 5/2। इसका 11वां पद ज्ञात करना है, तो 11वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, 11वां पद होता है A + 10D। 11वां पद क्या होगा, देखिए एक राजा और 10 सिपाही है ना। 11वां पद है A + 10D, A का मान हमारा है ऋण 3 प्लस 10 का मान 10 और D का मान है 5/2। ये 2 से 10 को काट देंगे तो 5 बार कट जाएगा और ये हो जाएगा ऋण 3 धन 25, तो 25 में से 3 जाएगा तो 22। तो एपी का 11वां पद 22 है, यहाँ पर लिखा हुआ है एपी का 11वां पद 22 है। अब बढ़ते हैं अगले की ओर। अगला है हमारा 44 नंबर में एक एपी दी गई 3, 6, 9 का कौन सा पद 27 है। वैसे तो हम पहाड़ा पढ़ेंगे यदि तो 3 9 27 होगा, 9वां पद 27 होगा, लेकिन यदि हम इसे हल करना है तो प्रथम पद A और 6 में से 3 जाएगा तो द्वितीय सार्वधातर हो जाएगा 3, प्रथम पद भी 3 और सार्वधातर भी 3, कौन सा पद 27 होगा, तो nवें पद के स्थान पर हम 27 रख देंगे तो हमें n का मान 9 प्राप्त हो जाएगा। आगे देखेंगे 9वां पद यहाँ लिखा हुआ है उत्तर। फिर देखिए किसी श्रेणी का प्रथम पद 7 है तथा सार्वधातर ऋण 2 हो तो प्रथम 4 पद हमें ज्ञात करना है। प्रथम 4 पद हमें ज्ञात करना है। प्रथम पद हमारे पास है, क्या है प्रथम पद 7 है, 7 है तो फिर उससे ऋण 2 मतलब 2 2 घटते जाएंगे तो द्वितीय पद हो जाएगा 5, फिर तृतीय पद हो जाएगा 3 और चतुर्थ पद हो जाएगा 1। 7 5 3 1, क्योंकि 2 2 घटते जाएंगे। फिर आगे देखिए इसी में है, ये देखिए प्रथम 4 पद 7 5 3 1 है। फिर समांतर श्रेणी में A बराबर 28 है और D बराबर 4 है, N बराबर 7 है, तब A7 का मान कितना होगा, 4 होगा। हल करके देखते हैं। A7 मतलब क्या होगा, एक राजा A और 6 होंगे सिपाही। A7 मतलब A + 6D, A + 6D। तो देखिए यहाँ पर A का मान कितना रख देंगे हम, 28 है और फिर 6, D का मान कितना है, तो बोले D का मान ऋण 4 है, तो हमें A7 का मान निकालना है। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, ये हो गया 28 और 6 चौके 24, ऋण 24 हो गया, कितना प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। A7 का मान हमें 4 प्राप्त हुआ बच्चों। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे हमारे पास है
47वां नंबर, 47वें नंबर में क्या है तो देखो 47वां है हमारे पास 3 के गुणज प्रथम 5 पदों का योगफल 45 है। कितना होगा? 3 के गुणज प्रथम 5 पद, 3 के गुणज क्या होंगे? 3 6 9 12 15, ये 3 के क्या है? गुणज है। जब इनको जोड़ेंगे तो इनका योगफल कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। लेकिन जोड़ने के लिए हमें सूत्र से SN से भी हम ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे भी हम इन्हें जोड़ सकते हैं कि देखिए 15 27 27 और 9 हो गए 36, 36 और 6 हो गए 42, 42 3 45। लेकिन हम n पदों के योग के सूत्र से भी इसे हल कर सकते हैं। पदों के योग का सूत्र क्या है? SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1b। इससे भी हम 45 प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब अगला है हमारा समांतर श्रेणी 5 8 11 जैसे 14 का कौन सा पद 32 है? इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद 32 होगा? तो an हमें ज्ञात करना है, तो an हमें ज्ञात करना है। a देखिए कौन सा पद 32 है? an का मान हमें दिया हुआ है, सॉरी n का मान कितना दिया हुआ है? 32 दिया हुआ है। हम यहाँ लिख देंगे, ये हो गया n का मान 32। फिर a प्रथम पद कितना है? 5 है, a प्लस n का मान नहीं है तो n माइनस 1। b का मान क्या होगा? 8 में से जब 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 11 में से 8 घटाएंगे तो भी 3 होगा। 14 में से 11 घटाएंगे तो भी 3 होगा। सार्वधातुक बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाने पर प्राप्त होता है। अब यहाँ पर ये तो 32 हमारे पास दिया हुआ है, ये 5 है, ये 3 का n से हुआ तो 3n ऋण 3, तो 5 में से 3 घट जाएगा, 2 बचेगा, तो 32 बराबर 3n धन 2। तो 2 फिर से इधर आ गया, 32 में से 2 घट जाएगा तो 30 बचेगा, 3n, तो n बराबर हो जाएगा 30/3 यानी 10। क्या आ जाएगा? कौन सा पद? तो 10वां पद 32 है। कौन सा पद 32 है? 10वां पद 32 है। यहाँ पर प्रश्न जब बनकर आएगा तो कौन सा पद 32 है, इस तरह का प्रश्न आएगा। या फिर ऐसा आ सकता है कि इसका 10वां पद क्या होगा। तो इस तरह से हम अभी यहाँ पर कौन सा पद के रूप में हमने हल किया। अब देखिए आगे लेते हैं 49वां नंबर। समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर सार्वधातुक कहलाता है। बाद वाले पद में से पहले वाले पद को जब हम घटाते हैं तो सार्वधातुक प्राप्त होता है। हमें यही ध्यान रखना है कि बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाने पर हमें सार्वधातुक प्राप्त होता है। आगे किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a, सार्वधातुक d और पदों की संख्या n हो तो क्या होगा? समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र ये है। यदि प्रथम पद a है, सार्वधातुक d है और पदों की संख्या n है तो an बराबर a धन n माइनस 1d किसी भी श्रेणी के nवें पद को ज्ञात करने का सूत्र है। या समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का क्या सूत्र है पूछा तो क्या बताएंगे? n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ये दोनों सूत्र हमें याद रखना है। nवां पद का सूत्र क्या है? a धन n माइनस 1d और Sn का है n पदों के योगफल का है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 पर। इस पर सबसे पहले है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय यानी आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय भी हम इसे कहते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यहां पर देखते हैं एक त्रिभुज हमने ले लिया ABC, इसमें एक भुजा BC के समांतर हमने एक रेखा खींच दिया DE। तो ये जो BC के समांतर DE खींचा है इसके कारण AD बटे DB और AE बटे EC आपस में बराबर है, एक ही अनुपात पे हैं। आगे 52 नंबर पर है सभी व्रत समरूप होते हैं। दुनिया में जितने भी प्रकार के व्रत हैं सारे व्रत समरूप हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं, सारे वर्ग समरूप होते हैं क्योंकि सभी भुजाएं की बराबर होती हैं और सभी कोण बराबर होते हैं। आगे इसी प्रकार सभी समबाहु त्रिभुज भी कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। आगे है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज या दो त्रिभुज
समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। संगत कोण बराबर होना चाहिए और उनकी संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं आनुपातिक हो। आगे देखिए, बिल्कुल समान अनुपात में होनी चाहिए। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यदि एक रेखा है वो दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है तो तीसरी भुजा के समांतर होती है, मतलब यह थेल्स प्रमेय का विलोम है। आगे है, त्रिभुज की समरूपता के लिए क्या क्या कसौटियां हैं, हम जान लेते हैं। पहली कसौटी है कोण 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 समरूपता। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में या समानुपाती होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ध्यान रखें, संगत कोण यदि बराबर है तो त्रिभुज समरूप क्यों होंगी, क्योंकि संगत भुजाएं भी समान अनुपात में होंगी, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। आगे कोण कोण समरूपता उपप्रमेय है। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दो कोण यदि बराबर हैं दूसरे के दो कोण से तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर हो जाएगा। तो कोण कोण समरूपता उपप्रमेय कोण 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 समरूपता प्रमेय की तरह ही है। क्यों? क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 अंश है। जब दो दो कोण आपस में बराबर है तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। फिर है भुजा 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 समरूपता। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो उनके संगत कोण भी बराबर हो जाते हैं और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। अब देखिए, संगत भुजाएं समानुपात में है तो संगत कोण भी बराबर हो जाते हैं और त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। चलिए अब लेते हैं 60वां SAS या भुजा कोण भुजा समरूपता। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दो त्रिभुज हैं जिनमें एक कोण बराबर है और उनको बनाने वाली भुजाएं समानुपात में हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया ABC, एक दूसरा त्रिभुज बनाया PQR। ABC और PQR, इन दोनों त्रिभुज में देखिए एक कोण बराबर हो, कोण P कोण P के बराबर है, कोण A इसके बराबर है, कोण P के बराबर है और इनको बनाने वाली भुजाएं समान अनुपात में हो, यानी AB बटे AC बराबर, ये देखिए PQ बटे PR यदि बराबर हैं तो हम कहेंगे ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। नेक्स्ट है 61वें नंबर पर पहुंचते हैं, चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में देखिए सबसे पहले मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। मूल बिंदु के क्या होते हैं निर्देशांक 0 0 होते हैं। फिर है एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है। एक्स अक्ष की जमीन में y 0 है और y अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर x निर्देशांक 0 होता है। y अक्ष पर x का मान 0 होता है। फिर आगे है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उसके y निर्देशांक के बराबर होती है। जैसे देखिए किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उसके y निर्देशांक के बराबर होती है, इसी प्रकार किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उसके x निर्देशांक के बराबर होती है। y अक्ष से दूरी x निर्देशांक के बराबर होती है, x अक्ष से दूरी y निर्देशांक के बराबर होती है। तो देखिए कैसे होता है ये हम यहाँ पर दिखा देते हैं। हमने एक बिंदु लिया है 2 3, जैसे देखिए हम यहाँ पर दर्शा देते हैं एक बिंदु को जिसमें x अक्ष का मान 2 और y अक्ष का मान 3, यानी ये है बिंदु 2 3, कोई बिंदु P दे दिया। अब ये देखिए ये वास्तव में x अक्ष से कितनी दूरी पर है, x अक्ष ये है, इससे ये बिंदु कितनी दूरी पर है 1 2 3 इकाई दूरी पर है। जितना देखिए y निर्देशांक है ना 3, y निर्देशांक के बराबर दूरी पर है और ये बिंदु वास्तव में y अक्ष से कितनी दूरी पर है 1 2, यानी 2 इकाई की दूरी पर है, यानी y अक्ष से दूरी x निर्देशांक के बराबर होती है और x अक्ष से दूरी y निर्देशांक के बराबर होती है। हमें ध्यान रखना है, जैसे यहां दिया है बिंदु 2 3 की y अक्ष से दूरी 2 इकाई है, यानी जो x का मान है। बिंदु 2 3 की x अक्ष से दूरी 3 इकाई है, यानी y के मान के बराबर होती है। चलिए अब है आगे, यहां पर 66 नंबर पर आते हैं। 66 नंबर है बिंदु PXY की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु जब घटेगा तो देखिए कोई अंतर नहीं आएगा,
जैसे कि वैसा ही मान हो जाएगा। एक्स वाई देखो, तो x2 माइनस x1 यानी x माइनस 0 पूरे का वर्ग धन y माइनस 0 पूरे का वर्ग हो जाएगा, तो अंडर रूट होगा x वर्ग धन y वर्ग। इसलिए मूल बिंदु से दूरी, किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है। ऐसे ही बिंदुओं a x1 y1 और b x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? मध्य में कौन होगा? x1 धन x2 बटे 2 होगा, और दूसरा बिंदु y1 धन y2 बटे 2 होगा। ये है मध्य बिंदु के निर्देशांक। आगे देखते हैं, आगे है हमारा 68 नंबर पे। क्या है? बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी 2 करनी 2 इकाई होगी। वास्तव में होगी क्या 2 करनी 2 इकाई? हाँ, 2 करनी 2 इकाई होगी। कैसे? तो आइए देखते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ का सूत्र क्या दिया हुआ है? x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग धन y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। तो इस पे हमें मान रख देना है। क्या हो जाएगा? x देखिए x1 y1 ये है, और ये है x2 y2। तो देखिए x2 माइनस x1 यानी 4 ऋण 2 पूरे का वर्ग धन फिर y2 माइनस y1 यानी 1 ऋण 3 पूरे का वर्ग। कितना हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा 2 का वर्ग, यहां हो जाएगा ऋण 2 का वर्ग। दोनों के वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? यहां भी 4 यहां भी 4 हो गया अंडर रूट 8। 8 को जब हम तोड़ेंगे कैसे होगा? अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 का जोड़ा बाहर निकल जाएगा, तो 2 करनी 2 इकाई हो जाएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ऐसे निकालते हैं, 2 नंबर में भी पूछा जाता है प्रश्न। इसी प्रकार 69 पर है, बिंदुओं ए बी एवं ऋण ए ऋण बी के बीच की दूरी 2 करनी ए वर्ग धन बी वर्ग इकाई है। कैसे है? इसी सूत्र में जब आप मान रखोगे, हल करोगे, तो अंडर रूट 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्राप्त होगा। आगे लेते हैं 70 नंबर पर, बिंदुओं 4 ऋण 3 एवं 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक 7 3 है। यह हमें ज्ञात करना है कि 7 3 है। कैसे? चलो हल करते हैं। यहां पर हम ले लेते हैं एक तो आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। तो सबसे पहले यहां पर 3 1 क्या है? m1 अनुपात m2 है। 3 1 क्या है? m1 अनुपात m2 है। x1 y1 क्या है? x1 y1 हमें दिया हुआ है, x1 और y1 का मान दिया हुआ है 4 ऋण 3, x2 y2 का मान दिया हुआ है कितना? 8 5, और m1 अनुपात m2 का मान कितना दिया हुआ है? 3:1। तो x के निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे? तो x के निर्देशांक का सूत्र सीधे हमें दिया हुआ है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी प्रकार y के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इनमें जब आप मान रखोगे तो हमें हल प्राप्त हो जाएगा। किसी एक का निकाल लेते हैं हम, जैसे x का निकालना है। m1 है 3, x2 है कितना? 8 धन m2 है फिर से कितना? 1, और x1 है 4, और m1 धन m2 का योग हो गया 4। 3 धन 1 4, 8 3 24 धन 4 हो गया 28। 28 बटे 4 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 7। इसी प्रकार y वाले मान आप रखेंगे तो y का मान कितना प्राप्त हो जाएगा? 3। ठीक है बच्चों, अब हम पहुंचते हैं त्रिकोणमिति पर। त्रिकोणमिति में 71 नंबर पर दिया गया है साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा। हमने आपको तैयार कराया है साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा। इसी प्रकार व्युत्क्रम है, इसलिए कॉसेक थीटा बराबर भी हम क्या लिखेंगे? 1 बटे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। जब हम किसी एक पद को ले लेंगे, यदि कॉसेक थीटा का इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। दोनों का गुणनफल, दो व्युत्क्रमों का गुणनफल 1 होता है, इसलिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। ये ध्यान रखना है, सेक थीटा और कॉस थीटा दोनों का गुणनफल 1 होता है। कॉस थीटा सेक थीटा दोनों का गुणनफल 1 होता है, व्युत्क्रम है दोनों। टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे
टेन थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, दोनों का गुणनफल यहां भी 1 होता है। अब यहां पर हमें एक चीज और ध्यान रखना है कि जब हम साइन थीटा के बटे कॉस थीटा लिखते हैं तो क्या प्राप्त होता है, साइन थीटा के बटे कॉस थीटा यदि हमें कहीं नजर आया तो वो किसका मान होता है, वो टेन थीटा का मान होता है। और कॉस थीटा के बटे साइन थीटा कहीं नजर आया तो वो कॉट थीटा का मान होता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। थीटा के स्थान पर कोई दूसरा कोण भी दिया जा सकता है, वह भी हमें याद रखना है। आगे अब हम लेते हैं सर्वसमीकाएं। साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 1। साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा दोनों का योगफल 1 होता है। अब हम साइन वर्ग थीटा को यदि अकेला कर देते हैं, कॉस वर्ग थीटा का पक्षांतर कर देते हैं, तो साइन वर्ग थीटा बराबर होता है 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा। साइन वर्ग थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा के। फिर यह कॉस वर्ग थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 ऋण साइन वर्ग थीटा। कॉस वर्ग थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 ऋण साइन वर्ग थीटा। ऐसे ही सर्वसमीका 2 है, 1 प्लस टेन वर्ग थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा के। या टेन स्क्वायर थीटा को अकेला कर देंगे तो 1 उस तरफ चला जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा का क्या मान हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार तीसरी सर्वसमीका है 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा बराबर कौशिक वर्ग थीटा। 1 का पक्षांतर करिए तो कॉट वर्ग थीटा बराबर कौशिक वर्ग थीटा माइनस 1। बहुत आसान है और आसानी से आपको याद भी करना है। अब हमें यहां त्रिकोणमिति सारणी के मानों को विशेष रूप से तैयार करना है। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश करनी 3/2, साइन 90 अंश 1। इसका व्युत्क्रम होता है कौशिक। तो साइन 0 0 है इसलिए कौशिक 0 अनंत हो गया। साइन 30 1/2 है तो कौशिक 30 2/1 मतलब 2 हो गया। साइन 45 करनी 1/2 है तो कौशिक 45 देखिए कितना हो गया, करनी 2। और कौशिक 60 कितना हो जाएगा, साइन 60 है करनी 3/2 तो कौशिक 60 है, नीचे वाला चला जाएगा और 2 ऊपर और करनी 3 आ जाएगा नीचे, तो 2/3। साइन 90 1 है तो 1 के बटे भी 1 है, उल्टा भी करेंगे तो कौशिक 90 भी 1 ही होगा। फिर इसी प्रकार कॉस 0 अंश का मान 1 है, साइन का पूरक है इसलिए कॉस 0 का मान 1 है। कॉस 30 √3/2 पूरा याद कर लेंगे कंठस्थ इसको। कॉस 45 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान है 0। इसका व्युत्क्रम है सेक, तो सेक 0 का मान 1 तो जिसका भी मान है तो उसका व्युत्क्रम भी 1 ही होगा। सेक 30 का मान 2/3, करनी 3/2 का 2/3। सेक 45 का मान करनी 2। सेक 60 का मान, क्योंकि कॉस 60 का 1/2 है तो सेक 60 का 2/1 मतलब 2। सेक 90 का मान क्या, सेक 90 है, यहां पर सेक 45, उसके बाद हम लिख देंगे, चलिए लिख देते हैं सेक, सेक 60 का मान हो जाएगा 2 और सेक 90 का मान क्या हो जाएगा, फिर से अनंत या परिभाषित नहीं। आगे tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/3, tan 45 का मान 1 और tan 60 का मान करनी 3। विशेष रूप से याद रखना है क्योंकि हमें त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में भी इनकी जरूरत पड़ेगी। tan 30 का मान 1/3, tan 45 का 1 और tan 60 का करनी 3 सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। tan 90 का मान हो जाएगा परिभाषित नहीं या अनंत। आगे बढ़ते हैं, चलिए यहां पर tan का व्युत्क्रम है cot और tan का पूरक भी है, tan का व्युत्क्रम भी है, tan का पूरक भी है। तो tan 0 तो हमने ले लिया था, अब यहां पर tan 0 है 0 तो cot 0 हो जाएगा अनंत। tan 30 है 1/2 तो cot 30 हो जाएगा करनी 3, 1/3 का करनी 3। tan 45 1 है तो 1 का तो व्युत्क्रम भी 1 ही होगा cot 45। tan 60 का मान करनी 3 है, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 है तो 1/3 cot 60 का मान हो जाएगा। cot 90 का मान 1। इस तरह से हमें ये त्रिकोणमिति के वस्तुनिष्ठ तैयार करने हैं। आगे 80 नंबर पर है कि साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश धन साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश, इसका मान 1 होगा। कैसे, तो हमको यहां पर हल करने के लिए भी परीक्षा में पूछा जा सकता है यह प्रश्न, तो ये हमें ध्यान रखना है। कैसे, देखिए साइन 60 अंश का मान कितना है, करनी 3/2, फिर इंटू
कॉस 30 अंश का मान भी तो करनी 3/2 ही है। साइन 30 का मान कितना है 1/2 और कॉस 60 का मान भी 1/2 क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का मतलब 30 और 60 90, दोनों का योग 90। पूरक कोण क्या होते हैं? जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो ऐसे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। कर्णी 3 और कर्णी 3 का गुणा हुआ तो 3, 2 और 2 का गुणा हुआ तो 4, धन 1 और 1 का 1, 2 और 2 का 4, दोनों के हर में 4 है तो 4 का 4, ऊपर हो जाएगा 3 धन 1 यानी 4/4 हल करेंगे तो कितना आएगा 1। तो साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश धन साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश का मान 1 है। ये हमने हल कर दिया। अब है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग तो क्या है? देखिए, दृष्टि रेखा हम किसे कहते हैं? दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा है। ये प्रेक्षक की आंख है और मैं देख रहा हूं फैन को, तो ये देखिए ये है मेरी दृष्टि रेखा। जहां जहां मेरी दृष्टि जाएगी वहीं उसी की सीध में क्या चलेगी? दृष्टि रेखा। तो प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम दृष्टि रेखा कहते हैं। अब आगे 82 नंबर पर है, देखिए 82 नंबर पर पढ़ते हैं, देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण। क्या होता है उन्नयन कोण? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बीच बना कोण होता है जबकि यह क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है, अर्थात वह स्थिति जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को ऊपर उठाना होता है। ये देखिए ये है मेरी आंख की सीध वाली रेखा हो गई क्षैतिज रेखा। अब मैं ऊपर मीनार के शीर्ष को देख रहा हूं, मान लो इस मीनार के शीर्ष को देख रहा हूं, तो ये मैं अपनी आंखों को इस तरह से तिरछा करूंगा और ऊपर की ओर देखूंगा। ये मेरी आंख है। तो किसी ऊपर स्थित वस्तु को देखते समय दृष्टि रेखा, देखिए क्षैतिज रेखा, ये कौन सी रेखा है? आंख के क्षैतिज स्तर से चलने वाली रेखा क्षैतिज रेखा, और ये जो आंख के साथ चल रही है, आंख ऊपर गई तो ऊपर, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण ये जो थीटा है यही है उन्नयन कोण। अब आगे अवनमन कोण क्या है? अब तो नीचे झुकना पड़ रहा है, नमन करना है प्रभु जी आपको बारंबार, नमस्कार। तो नमन करने के लिए हमें नीचे झुकना होता है। तो देखी गई क्या हो जाएगा? देखो, देखी गई वस्तु का अवनमन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है जबकि क्षैतिज रेखा क्षैतिज स्तर से नीचे होती है, अर्थात वह वस्तु जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को झुकाना पड़ता है, सिर को झुकाना पड़ेगा। यह हो गई हमारी क्षैतिज रेखा। और अब हम किसको देख रहे हैं? वस्तु को देख रहे हैं, दृष्टि को हम नीचे झुका रहे हैं, नीचे रखी हुई वस्तु को, है ना, क्षैतिज रेखा क्षैतिज स्तर से नीचे। अब देखो यहां पर क्या है? क्षैतिज रेखा से शुरू से पढ़ लेते हैं एक बार और। देखी गई वस्तु का अवनमन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, ये ध्यान रखना है विशेष रूप से। जबकि क्षैतिज रेखा क्षैतिज स्तर से नीचे होती है, अर्थात वह स्थिति जब वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को झुकाना पड़ता है। अब यहां पर एक थोड़ा सा मिस्टेक है, उसे ठीक कर लेते हैं। क्या है? जबकि दृष्टि रेखा, कौन सी रेखा? यहां पर आ जाएगा दृष्टि रेखा। हमें अपनी दृष्टि को कहां करना पड़ रहा है? नीचे करना पड़ रहा है। तो जबकि दृष्टि रेखा क्षैतिज स्तर से नीचे होती है, हमारा क्षैतिज स्तर है, इससे नीचे हम किसी वस्तु को देखने के लिए दृष्टि को नीचे कर रहे हैं, तो दृष्टि रेखा क्षैतिज स्तर से कहां है? नीचे है। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण अवनमन कोण होता है। दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण भी उन्नयन कोण होता है। लेकिन जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो वो उन्नयन कोण बनता है, जब हम नीचे की ओर देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। अब देखिए 84 नंबर पर है, क्या है 84 नंबर पर? यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश है तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाली मीनार की ऊंचाई 30 करणी 3 मीटर होगी। क्यों होगी भाई? जब सूर्य है
इसको देखने के लिए उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाली ये जो मीनार है इसकी छाया कितनी है, 30 मीटर है। 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाली मीनार, ये मीनार है 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाली मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। ये देखिए ये है लंब और यह है आधार, तो ले लेंगे tan, कितने अंश का कोण है, 60 अंश का कोण है, तो ये हो जाएगी मीनार AB और आधार हो गया BC। तो AB हो गई मीनार, आधार BC का मान कितना है, 30 है। tan 60 अंश का मान है करणी 3 और इसमें इसका 30 का गुणा हो जाएगा बराबर AB। तो क्या हो जाएगी मीनार की ऊंचाई, 30 करणी 3 मीटर होगी। मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 30 करणी 3 मीटर होगी। सीधी सी बात है कि 30 मीटर की छाया बन रही है, ये मीनार है, सूर्य का उन्नयन कोण ये 60 अंश है, तो ये मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, tan 60 अंश लगा के 30 करनी 3 मीटर। ऐसा हमें छोटा सा डायग्राम बना के हल कर लेना है ताकि हमारा वस्तुनिष्ठ गलत ना हो। आगे है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण चेंज हो गया, कितना हो गया, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण चेंज हो गया। अब कितना हो गया, 30 अंश हो गया, तो मीनार की ऊंचाई तो अब बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी, चलिए देखते हैं। यहां पर भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर, मीनार का पाद ये हो गया, इससे 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, यहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो हमें मीनार की ऊंचाई 10 करणी 3 मीटर प्राप्त होगी। देखिए कैसे प्राप्त होगी, यहां पर हो जाएगा ABC और अब कोण क्या है, tan 30 अंश, लेकिन AB बटे BC ही लिखना है। अब tan 30 अंश का मान 1 बटे करणी 3, AB का मान हमें पता नहीं है और BC का मान तो 30 मीटर है, तो AB वहीं रह जाएगा, 30 मीटर यहां आ जाएगा, 30 मीटर को हम क्या लिख देंगे, 30 बटे करणी 3 बराबर AB। अब 30 को हम क्या लिख सकते हैं, करणी 3 के रूप में 10 गुणा करणी 3 गुणा करणी 3। अब नीचे कौन है, करणी 3, तो AB का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, करणी 3 से करणी 3 कट जाएगा, AB बराबर 10 करणी 3 मीटर होगा। यानी हमें ध्यान रखना है कि उन्नयन कोण यदि बदलता है तो उत्तर भी बदल जाते हैं, मीनार की ऊंचाई बदल जाती है। अब आगे 86 नंबर पर देखिए, जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश होता है। जब किसी मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश होगा। जब किसी स्तंभ की ऊंचाई और उसकी छाया बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश होगा। लंब और आधार यदि बराबर हैं तो सूर्य का उन्नयन कोण सदैव 45 अंश ही होता है, यह हमें ध्यान रखना है। आगे 87 नंबर पर है, एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है, उसी समय एक खंबे की छाया 50 मीटर लंबी है, तो खंबे की ऊंचाई 75 मीटर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखिए। अब हमको क्या करना है कि एक 6 मीटर ऊंचा वृक्ष है, ये देखिए 6 मीटर ऊंचा वृक्ष है और उसकी छाया है 4 मीटर। अब इसी समय एक खंबे की छाया 50 मीटर है। अब छाया कितनी है, इसी समय एक खंबे की छाया कितनी है, 50 मीटर है, और तो उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, हमें ये पता करना है। ऊंचाई खंबे की छाया 50 मीटर है। इसी समय मतलब जब ये छाया जब इसके साथ अनुपात बना रही थी, उसी समय यह अनुपात बना रही थी। दोनों ही स्थितियों में सूर्य का उन्नयन कोण समान था। सूर्य का उन्नयन कोण समान था मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। तो हमें ध्यान रखना है कि वृक्ष बटे छाया बराबर खंबे की छाया 50 है तो ऊंचाई कितनी, x। ये 75 मीटर जो हमें लाना है ऐसे आया। अब देखिए कैसे आया, ये हो गया 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये 50 यहां चला जाएगा, 50 गुणा 3 बटे 2 बराबर x। 2 से 50 25 बार कट जाएगा तो x का मान कितना हो जाएगा, 75 मीटर हो जाएगा।
ये स्थिति बनती है। आगे 88 नंबर में देखिए, हमारी आंख से सीधे भूमि के समांतर क्षैतिज रेखा कहलाती है। जो आंख से भूमि के समांतर जो रेखा है, ये कौन सी रेखा कहलाती है? क्षैतिज रेखा कहलाती है। लेकिन आंख किसी वस्तु को देखने के लिए यदि ऊपर उठ रही है तो दृष्टि रेखा, नीचे आ रही है तो दृष्टि रेखा, और सीधी देख रही है तो दृष्टि रेखा, तो क्षैतिज रेखा ही कहलाएगी। लेकिन ऊपर नीचे देख रहे हैं तो नयन कोण बना रहे हैं, ऊपर नीचे देख रहे हैं तो अनुनमन कोण बना रहे हैं। आगे, किसी समय धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की करनी 3 गुना है, तब सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? अब देखिए, ये दोनों ही बातें ध्यान रखिए। एक में हमें दूसरी वाली लाइन भी मैं पढ़ लेता हूं। किसी समय धूप में खड़े एक व्यक्ति की ऊंचाई उसकी छाया की करनी 3 गुना है, तब सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? छाया और ऊंचाई जब बराबर थी तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश था। छाया और ऊंचाई जब दोनों बराबर थी तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश था। अब हमें पता है कि tan 30 अंश में करनी 3 नीचे है और tan 60 अंश में करनी 3 ऊपर है। तो अब हमें क्या पता चल रहा है? अब हमें यह पता चल रहा है कि ऊपर वाला जब लंब करनी 3 गुना है, जब लंब यानी मीनार जब करनी 3 गुना है तो 60 अंश का कोण बनेगा, और जब आधार करनी 3 गुना है तो 30 अंश का कोण बनेगा। कोई नई बात नहीं है। देखिए, क्योंकि 30 अंश का मान क्या है? 1 करनी 3। यदि आधार करनी 3 गुना है तो 30 अंश का कोण बनेगा। यदि लंब करनी 3/1 है 60 अंश का मान, यदि लंब करनी 3 गुना है तो 60 अंश का कोण बनेगा। और 45 अंश का कोण कब बनेगा? जब लंब और आधार दोनों बराबर हैं। तो इसमें बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की करनी 3 गुना है, छाया करनी 3 गुना है मतलब आधार करनी 3 गुना है, तो 30 अंश का कोण बनेगा। उसी समय धूप में खड़े एक व्यक्ति की ऊंचाई उसकी छाया की करनी 3 गुना है, ऊंचाई करनी 3 गुना है यानी लंब करनी 3 गुना है, तब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश होगा। सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश होगा। अब चैप्टर नंबर 10, व्रत। व्रत में देखिए क्या है। व्रत, यहां पर किसी व्रत की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किसी व्रत की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कैसे? देखिए, केवल एक, आप देखिए ये व्रत है, इसकी स्पर्श रेखा है, उसे केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, या उसे ही हम प्रतिच्छेद कहते हैं। केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है ना। आप देखिए, व्रत को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को व्रत की छेदक रेखा कहेंगे। उसको अब हम स्पर्श रेखा नहीं कहेंगे। ये व्रत को 2 बिंदुओं पर, देखिए 2 बिंदुओं पर काटने वाली रेखा। अब ये क्या है? ये वास्तव में छेदक रेखा है। एक व्रत की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। जब भी आप स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, इस एक स्पर्श रेखा मैंने ये खींच दिया, इसके समांतर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? एक और हो सकती है, बस हो गया। एक स्पर्श रेखा के समांतर एक स्पर्श रेखा, तो 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 94 नंबर पर क्या आ गया? यहां पर आ गया है व्रत तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये व्रत है और इसकी स्पर्श रेखा है। व्रत तथा उसके स्पर्श रेखा के जो उभयनिष्ठ जो बिंदु है, इसे हम क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु। जहां स्पर्श कर रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु। आगे 95 नंबर पर देखिए, एक व्रत पर अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, किंतु व्रत के किसी एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। सही बात है। एक व्रत पर आप अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ये व्रत पर देखो, मैंने ये अनेक स्पर्श रेखाएं खींच दिया। अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं, लेकिन एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये वाला बिंदु है, इस बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, बस। कोई दूसरी स्पर्श रेखा हम इस बिंदु पर खींचने का प्रयास करेंगे तो वह छेदक रेखा बन जाएगी, स्पर्श रेखा नहीं कहलाएगी। आगे
96 नंबर पर देखिए क्या है। 96 नंबर है, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। सही है, ये वृत्त है और ये एक बाहर बिंदु है, इससे वृत्त पर पहली स्पर्श रेखा ये खींची गई, दूसरी स्पर्श रेखा ये खींची गई, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तीसरी हम खींचने का प्रयास करेंगे, वो छेदक रेखा बन जाएगी, स्पर्श रेखा नहीं होगी। बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर भी होती है। ये मजे की बात है, मान लो ये 10 सेंटीमीटर है तो यह भी 10 सेंटीमीटर ही है। ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। अब आगे 97 नंबर देखिए क्या है। 97 नंबर, चलिए, हाँ, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। सही बात है, अभी हमने देखा कि वृत्त और स्पर्श रेखा दोनों का जो उभयनिष्ठ बिंदु है वो स्पर्श बिंदु है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यहां पर ये बिंदु है, मान लो इस पर हमने स्पर्श रेखा खींचा, इसी बिंदु से यदि कोई त्रिज्या जा रही है तो इस त्रिज्या पर स्पर्श रेखा लंब होती है, बीच में 90 अंश का कोण बनता है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तब PQ की लंबाई अंडर रूट 119 सेंटीमीटर होगी। एक वस्तुनिष्ठ इस तरह का पुस्तक में दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये बना दिया मैंने, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। यहां पर वृत्त के बिंदु ये O है, ये बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। OQ कितना है? 12 सेंटीमीटर है। अब देखिए OQ कितना है? 12 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर, तब PQ की लंबाई ज्ञात करना है। हमें PQ की लंबाई ज्ञात करना है। तो PQ कैसे ज्ञात करेंगे? ये देखिए, ये तो सबसे पहले कर्ण है, कर्ण का वर्ग हो गया 144 हो जाएगा, 12 का वर्ग, फिर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, PQ का वर्ग। तो कितना हो जाएगा? 144 में से 25 जब घटेंगे तो 119 बचेगा, और PQ वर्ग, तो PQ का जब हम वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। अब देखिए 25वें नंबर पर हम आते हैं, और 100वें नंबर पर। 100 क्या है? बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। कोई बाहर बिंदु से वृत्त पर हम स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं, उनकी लंबाइयां कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। अब वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल क्या है? देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r इकाई हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा? 2 गुणा त्रिज्या। यानी त्रिज्या व्यास की आधी होती है या व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। ऐसा हमें ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रहेगा? ये ध्यान रहेगा हमें कि व्यास को हम बड़ा भाई बना दें। व्यास को क्या बना दें? बड़ा भाई। तो बड़ा भाई क्या होगा? त्रिज्या का दुगना है, या त्रिज्या व्यास की आधी है। त्रिज्या व्यास की आधी है या व्यास त्रिज्या का दुगना है। बस आगे देखिए, सर्वांगसम वृत्तों की परिधि या परिमाप एवं क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। तो देखिए, सर्वांगसम यदि वृत्त हैं, यदि आपने वृत्तों को सर्वांगसम कर दिया है, ये देखिए 2 वृत्त हैं अपने पास, मान लो इन दोनों वृत्तों को आपने सर्वांगसम कर दिया है, तो इनकी परिधि सदैव बराबर होगी, है ना। 2 पाई r1 और 2 पाई r2 सदैव बराबर होंगे, क्योंकि उनकी त्रिज्याएं भी बराबर हैं। r1 r2 लिख जरूर रहा हूं मैं, लेकिन त्रिज्याएं बराबर हैं, उनके क्षेत्रफल भी सदैव बराबर होंगे। तो सर्वांगसम अलग अलग लिख सकते थे हम इनको। सर्वांगसम वृत्तों की परिधियां बराबर होती हैं, सर्वांगसम वृत्तों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। आगे
वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी उस वृत्त की परिधि कहलाती है। हाँ, यहां से चलना शुरू किया, एक चक्कर पूरा घूम कर आया, तो एक चक्र पूरा घूमना ही क्या है, परिधि है। आगे 104 नंबर पर है वृत्त की परिधि का सूत्र, आपको पता है 2 पाई r इकाई है। लेकिन वृत्त की परिधि का एक भाग जब हम लेंगे उसे हम कहते हैं चाप। वृत्त की परिधि का एक भाग क्या लेंगे, चाप। तो क्या हो जाएगा, चाप। ये देखिए मैं ले लिया ये वृत्त और इसकी परिधि का यदि हम एक चाप ले लें, इसको बोलते हैं हम चाप। इस चाप की लंबाई क्या होगी, तो भैया ये जो परिधि है 2 पाई r, इसके टुकड़े हो जाएंगे। यहां पर जितने अंश का कोण बनेगा, मान लो थीटा अंश का कोण बना, तो थीटा के बटे 360 करना पड़ेगा। 360 में से 360 अंक नहीं मिले, 360 में से कितने मिले, थीटा मिले, तो थीटा बटे 360 2 पाई r। जैसे हमारे 10 में से 6 अंक मिले तो 6 बटे 10 गुणा 100, इस तरह से हम परसेंटेज निकालते हैं ना, वैसे यहां पर हमें थीटा बटे 360 2 पाई r करना पड़ेगा चाप की लंबाई निकालने के लिए। अब आगे है वृत्त की परिधि के मध्य घिरे हुए क्षेत्र की माप वृत्त का क्षेत्रफल कहलाती है। अंदर जो भी वृत्त के अंदर है वो सारा क्षेत्र वृत्त का क्षेत्रफल है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है पाई r वर्ग, वर्ग इकाई है, वर्ग मीटर हो जाएगा, यदि मीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा है उस परिबद्ध हो उस वृत्त का एक त्रिज्य खंड कहलाता है। त्रिज्य खंड, जैसे ही मैंने चाप बनाया था वैसे ही हम क्या बना सकते हैं, त्रिज्य खंड बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ये है वृत्त और ये त्रिज्याओं द्वारा घिरा भाग। ये पूरा भाग तो पाई r वर्ग था, पूरा भाग क्या था, पाई r वर्ग था। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, ये वाला भाग चाहिए, केवल त्रिज्याओं द्वारा घिरा क्षेत्र चाहिए, त्रिज्य खंड चाहिए। तो ये कितना कोण है, मान लो थीटा कोण है, थीटा कोण है तो थीटा बटे 360 और उसमें क्या गुणा कर देंगे, पाई r वर्ग। थीटा बटे 360 पाई r वर्ग, ये देखिए पाई r वर्ग वृत्त के त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र है। यह भी हमें ध्यान रखना है, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल नहीं लेना है, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का लेना है, तो थीटा बटे 360 का उसमें गुणा करना पड़ेगा। आगे 110 नंबर पर है वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और, कौन सा भाग, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और संगत चाप से परिबद्ध हो उस वृत्त का वृत्तखंड कहलाता है। ये वृत्त है, ये वृत्त की जीवा है, जीवा और ये जो चाप है, इनसे घिरा हुआ जो क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाता है। वृत्तखंड क्या कहलाएगा, जीवा और उससे रिलेटेड जो चाप है उसको हम वृत्तखंड कहेंगे। ये छोटा वाला वृत्तखंड है इसलिए इसे लघु वृत्तखंड, ये बड़ा वाला वृत्तखंड है इसलिए इसे दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। आगे अध्याय 12 पर बात करेंगे। अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। अब देखिए क्या हो जाएगा, यदि घन की भुजा a इकाई हो तो घन का आयतन हमें पता है भुजा की घात 3 या a की घात 3 घन इकाई हो जाएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 6a वर्ग, वर्ग इकाई में होगा लेकिन संपूर्ण पृष्ठ। घन का विकर्ण हो जाएगा a करनी 3 इकाई, या सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। घन का पार्श्व पृष्ठ यानी केवल चारों दीवारों का क्षेत्रफल, केवल चारों दीवारें, ऊपर का छत नीचे का आधार छोड़ देंगे तो घन का पार्श्व पृष्ठ हो जाएगा 4a वर्ग, वर्ग इकाई। यदि घनाभ की लंबाई a, चौड़ाई b और ऊंचाई c हो तो घनाभ के सूत्र क्या होंगे, घनाभ का आयतन हो जाएगा a गुणा b गुणा c घन इकाई, या लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई घन इकाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ca, AB प्लस BC प्लस CA। देखिए 3 खंड हो गए AB BC CA, उसका दुगना कर देंगे तो 6 खंड हो जाएंगे। हमें पता है कि घनाभ के 6 फलक होते हैं, सभी 6 फलकों का क्षेत्रफल ही उसका संपूर्ण पृष्ठ है। घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, सब कुछ अंडर रूट के अंदर होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इस तरह से। आगे देखिए फिर घनाभ का पार्श्व पृष्ठ या चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू a प्लस b टू c। चारों दीवारों में नीचे का फर्श और ऊपर का छत नहीं आएगा, इसका मतलब BC प्लस CA केवल इनका डबल करना था। तो हमने कहा कि चलो C दोनों में है तो C को कॉमन निकाल दिया, 2 इंटू B प्लस C इंटू, ये देखिए C कॉमन निकल जाएगा, सॉरी C कॉमन निकल जाएगा तो a प्लस b, अंदर कौन बचेगा, a प्लस b बचेगा। a प्लस b वास्तव में क्या है, लंबाई और चौड़ाई,
दोनों का योग है, और दोनों का योग मतलब 2 इंटू ए प्लस बी है। तो इसे देखकर क्या लग रहा है, ये क्या है, ये आधार का परिमाप लिख सकते हैं हम इसे। 2 इंटू ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, आधार का परिमाप, और उसके साथ सी मतलब सी का गुणा है तो ऊंचाई। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, घनाभ का पार्श्वपृष्ठ या चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। यदि बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h हो तो बेलन के सूत्रों पर ध्यान देंगे। बेलन के सूत्र क्या हो जाएंगे, चलिए देखते हैं। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर वर्ग एच घन इकाई हो जाएगा, क्योंकि हमने पाई आर वर्ग यानी वृत्त को एच ऊंचाई तक बढ़ा दिया तो पाई आर वर्ग एच हो गया। फिर क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ, अब हमारे पास 2 पाई आर परिधि थी, इसे भी एच ऊंचाई तक बढ़ा दिया तो 2 पाई आर एच, ये हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ है और ऊपर नीचे ढक्कन है, ऊपर नीचे वृत्ताकार भाग है, तो क्या हो जाएगा, 2 वृत्त के क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठ को जब हम जोड़ेंगे तो 2 पाई आर कोष्टक में आर धन एच प्राप्त होगा। वास्तव में 2 पाई आर वर्ग धन 2 पाई आर एच होता, उसमें से 2 पाई आर को हमने कॉमन निकाल लिया तो आर एच हो गया, 2 पाई आर धन एच हो गया। बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, शंकु का आधार भी वृत्ताकार होता है ना, तो बेलन के आधार का, शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर वर्ग इकाई होगा। आगे यदि शंकु की त्रिज्या r है, ऊंचाई h हो, तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन के आयतन का, यदि हम त्रिज्या और ऊंचाई समान ले लें तो बेलन के आयतन का 1/3 होता है शंकु का आयतन, 1/3 पाई आर वर्ग h। इसे हम लिख देते हैं 1/3 पाई आर वर्ग एच। अब आगे देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, पाई आर धन एल। यहां पर क्या है, वास्तव में पाई आर धन एल क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर पाई आर वर्ग शंकु का आधार है, एक ही आधार है उसके पास, और वक्र पृष्ठ पाई आर एल है। तो देखिए पाई आर वर्ग में पाई आर एल जब जोड़ते हैं तो पाई आर कॉमन निकल जाएगा, आर धन एल बचता है। ये देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। इसी प्रकार हमने बेलन का भी संपूर्ण पृष्ठ निकाला था। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, इसका भी आधार वृत्त है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल ही शंकु के आधार का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल ही बेलन के आधार का क्षेत्रफल है। आगे देखिए 115 नंबर पर क्या है, 115 नंबर पर है, देखिए अब यहां पर हम ले लेते हैं, यदि गोले की त्रिज्या r हो तो, गोले की त्रिज्या क्या है, r है, तो क्या हो जाएगा, गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो गोले का पृष्ठ क्या हो जाएगा, 4 पाई आर वर्ग है, गोले का पृष्ठ वर्ग इकाई में होगा। फिर अर्ध गोले का आयतन क्या हो जाएगा, इसका आधा, 4 का आधा 2/3 पाई आर क्यूब घन इकाई। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, ये 4 का आधा हो जाएगा 2 पाई आर वर्ग। लेकिन जब गोला फुल था, एक तरबूज की बात करें, जब गोला फुल था तो उसका पूरा पृष्ठ क्या था, 4 पाई आर वर्ग था। अब हमने तरबूज को बीचों बीच से काट दिया तो उसका अर्धगोला बन गया। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, हरा वाला भाग तो 2 पाई आर वर्ग है, लेकिन उसके पास एक पेंदी बनकर तैयार हो गई लाल कलर की, वो भी वृत्ताकार। तो 2 पाई आर वर्ग में एक और वृत्त हम जोड़ देंगे पाई आर वर्ग, तो 3 पाई आर वर्ग हो जाएगा। इसलिए गोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तो 2 पाई आर वर्ग है, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है 3 पाई आर वर्ग, क्योंकि उसमें एक रेड वाला भाग भी तरबूज का जुड़ जाता है। अब हम लेते हैं सांख्यिकी चैप्टर नंबर 13। केंद्रीय प्रवृत्ति वह सांख्यिकी माप है जो संपूर्ण वितरण या डाटाबेस के एकल मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। माध्य, माध्यक, बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की वैध माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन कौन है, माध्य, माध्यक और बहुलक, जो कि बीचों बीच को दर्शाने का प्रयास करते हैं। आगे है अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य क्या होगा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या कर देंगे। जो भी अवर्गीकृत आंकड़े हैं उनका हमें माध्य निकालना है, तो आंकड़ों का योग में आंकड़ों की संख्या का भाग दे देंगे तो माध्य निकल जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक जो आंकड़ों में सबसे बीच का मान देता है माध्यक कहलाता है। सबसे बीच का मान, आंकड़ों को आप बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए, सबसे बीच का मान जो देगा वो कौन कहलाएगा, माध्यक कहलाएगा। आगे अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक क्या हो जाएगा, n/1/2। विषम है यदि पदों की संख्या विषम हो तो हम क्या लिख देंगे, n/1/2।
n-1/2 ये हो जाएगा। लेकिन यदि पदों की संख्या सम है तो उसे हम कैसे लिखेंगे, 1/2 n/2वां पद, फिर n/2 धन 1वां पद, दोनों, यानी बीचों बीच का पद और उसके बाद का पद, मध्य का पद और उसके बाद का पद, और दोनों के बटे 2 कर देंगे तो माध्यक निकल जाएगा। ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है बहुलक कहलाता है। सबसे ज्यादा बार आया हो, जो प्रेक्षण सबसे ज्यादा बार आया हो, बहुलक कहलाता है। फिर आगे देखिए, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का क्या सूत्र है। तो देखिए, प्रत्यक्ष विधि से जब हमें माध्य निकालना है तो कैसे होगा, सिग्मा fi xi के बटे सिग्मा fi, सिग्मा fi xi के बटे क्या हो जाएगा, सिग्मा fi। कल्पित माध्य विधि से माध्य a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi कैसे हुआ, क्योंकि अब हमने क्या किया, a एक कल्पित माध्य ले लिया जो कि बारंबारता के प्रत्येक चरण से घट रहा है, बारंबारता के प्रत्येक चरण से, यानी xi से क्या घटेगा, xi से a घटता है, तब कौन आता है, di प्राप्त होता है। तो हमें सवाल को बारंबारता को छोटा करके हल करने के लिए हमने कल्पित माध्य विधि का इस्तेमाल किया। भाई साहब, आपने xi में से a घटा है, इसलिए आपको सूत्र में a जोड़ना पड़ेगा, इसलिए हमने a को जोड़ दिया, a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। आगे इसी तरह से पग विचलन विधि से हमें माध्य निकालना है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, a प्लस सिग्मा fi ui बटे सिग्मा fi इंटू h क्यों करेंगे, h क्यों कर रहे हैं। अब देखिए, अब हमने क्या किया, हमारे पास सीधा सिंपल मध्य बिंदु xi दिया हुआ था, इस xi में से हमने पहले a घटाया, फिर भी हमारा मान छोटा नहीं हुआ, तो फिर हमने h का भाग दिया, तब हमें कौन प्राप्त हुआ, ui प्राप्त हुआ। ठीक है, ui प्राप्त करने के लिए आपने a को घटाया है और h का भाग दिया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, a को तो हम जोड़ ही रहे थे, ये देखो जोड़ दिया, अब h का भाग दिया था तो h का हमें सूत्र में क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, हिसाब बराबर। ये थी पग विचलन विधि। अब बढ़ते हैं आगे 122 नंबर पर है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक हमें कैसे निकालना है। तो देखिए, माध्यक निकालने के लिए हमारे पास सूत्र उपलब्ध है। माध्यक का सूत्र बहुत ही आसान है, यहां पर दिया हुआ है, फिर भी मैं उसको स्पष्ट शब्दों में एक बार और लिख देता हूं। क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है l प्लस कुल पदों की संख्या बटे 2 यानी n/2। आप इसे कैपिटल स्मॉल जैसे लिखना है लिख दो, n/2 माइनस cf माध्यक वर्ग के पूर्व वर्ग की संचयी आवृत्ति। cf क्या है, माध्यक वर्ग के पूर्व वर्ग की संचयी आवृत्ति, और नीचे आएगा आवृत्ति f माध्यक वर्ग की, कौन से वर्ग की, माध्यक वर्ग की, मतलब जहां पर मान लो 50 स्टूडेंट बैठे हैं तो 25 रोल नंबर जहां बैठा है वो माध्यक वर्ग है ना। 50 की गिनती में 25 कहां मिलेगा, वो माध्यक वर्ग है। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा l है। माध्यक, ये देखो पदों की संख्या का आधा कर दिया, वो जहां मिलेगा वही माध्यक वर्ग है। cf माध्यक वर्ग के पूर्व वर्ग की संचयी आवृत्ति, और f है माध्यक वर्ग की आवृत्ति इंटू h है वर्ग अंतराल। इस तरह से माध्यक का सूत्र है। इसी प्रकार बहुलक का क्या सूत्र है, l बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जो सबसे ज्यादा आवृत्ति वाला पद है, जो सबसे ज्यादा आवृत्ति वाला वर्ग आंकड़ा है, क्या कहेंगे, वर्ग है, जो सबसे ज्यादा आवृत्ति वाला वर्ग है, वर्ग अंतराल है, उसकी निम्न सीमा l ले लेंगे प्लस फिर f1 क्या है, बहुलक वर्ग की आवृत्ति, जो बहुलक वर्ग है उसकी आवृत्ति f1, फिर बहुलक वर्ग के पूर्व वर्ग की आवृत्ति माइनस f0, फिर देखिए फिर से 2f1 बहुलक वर्ग की आवृत्ति का दुगना ऋण f0 बहुलक वर्ग के पूर्व की आवृत्ति, संचय अंचय नहीं लेना है, आवृत्ति ही लेना है, फिर बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की आवृत्ति, और उसके बाद सीधे गुणा कर देंगे h का। ये l को अलग ही रखेंगे, l के साथ h का गुणा नहीं करेंगे, केवल इन्हीं के साथ h का गुणा होगा। ये थे आवृत्त बहुलक का सूत्र। अब लेते हैं आगे है माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध क्या है।
तीन माध्यक वास्तव में बहुलक धन दो माध्यक के बराबर होता है। इसे घुमाकर प्रश्न पूछा जा सकता है। बहुलक बराबर आप बता देंगे कि तीन माध्यक ऋण दो माध्य होता है, या दो माध्य किसके बराबर होता है, तीन माध्यक ऋण बहुलक के बराबर होता है। सभी प्रकार के पक्षांतर आपको बनना चाहिए। आप ध्यान रखें, तीन माध्यक, माध्यक तीन अक्षर का है ना, इसलिए तीन माध्यक बराबर बहुलक धन दो माध्य। आगे है आंकड़े दिए हुए हैं 2 4 8 7 5 4 9 6 7 1 7 7। देखो 1 2 3 बार आया, तो सर्वाधिक बार आने वाला आंकड़ा कौन है, बहुलक 7 है। सर्वाधिक बार आया ना 7, इसलिए बहुलक 7 है। अब ले लेते हैं चैप्टर नंबर 14, प्रायिकता, अंतिम चैप्टर है। अब देखिए क्या है, वह घटना जिसका घटित होना निश्चित होता है उसकी प्रायिकता 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी, 1 होती है। वह घटना जिसका घटित होना असंभव है उसकी प्रायिकता 0 होगी। जो घटना निश्चित रूप से घटित होना है उसकी प्रायिकता 1 होती है, और जो घटना असंभव होती है उसकी प्रायिकता 0 होती है। जिसकी घटित होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है उसकी प्रायिकता 0 होती है। आगे, यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता P है तो उस घटना की पूरक घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, 1 में से उस घटना को हम घटा देंगे तो उसकी प्रायिकता 1 ऋण P होगी। जैसे हम देखेंगे कि एक घटना है जिसमें चित आने, एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता 1/2 है, तो पट आने की प्रायिकता क्या होगी, 1 ऋण 1/2 होगी, यानी 1/2 ही होगी। पर हमें 1 में से घटाना है। फिर एक पासे को एक बार उछाला गया या उछाला जाता है, तब अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कैसे निकालते हैं, देखिए। तो सबसे पहले प्रायिकता का हमें फार्मूला पता होना चाहिए। अनुकूल परिणामों की संख्या यानी P ऊपर है ना, सॉरी NE, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे NS नीचे। कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन है, एक पासे को उछालने पर 2 है, 3 है, 5 है। एक पासे में कौन कौन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं, तो 2 3 और 5 अभाज्य संख्या है। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। अनुकूल परिणाम हो गए 3, जबकि कुल परिणाम 1 2 3 4 5 है, मतलब इनकी संख्या है 6। जब हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे 3 एकम 3 3 दूनी 6, कितनी आ गई प्रायिकता, 1/2 है। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या हम करेंगे तो अभाज्य संख्या ऊपर आने की प्रायिकता 1/2। सम संख्या ऊपर आने की प्रायिकता भी 1/2। सम संख्या कौन कौन है, 2 4 6। विषम संख्या ऊपर आने की प्रायिकता भी 1/2। विषम संख्या कौन कौन है, 1 3 5। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं, अब कोई प्रयोग है उसकी सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है। सभी प्रारंभिक घटनाओं को, जैसे हम ले ले एक पासे को उछालने पर 1 ऊपर आने की प्रायिकता 1/6, 2 आने की 1/6, 3 आने की 1/6, 4 ऊपर आने की प्रायिकता 1/6, 5 ऊपर आने की प्रायिकता 1/6, 6 ऊपर आने की प्रायिकता भी 1/6 ही है। तो किसी घटना के, ये देखिए सभी प्रायिकताओं को जब हम जोड़ देंगे तो भी कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अब देखिए सभी प्रायिकताओं को मैं यहां जोड़ देता हूं, 1/6 धन 1/6 धन 1/6 धन 1/6 धन 1/6 धन 1/6। सभी अंक के आने की प्रायिकता 6 का 6 हर हो जाएगा, अंश के सारे 1 जुड़ जाएंगे, सारे 1 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6/6, और पूरी प्रायिकताओं का योग हो जाएगा 1, है ना। अब आगे देखते हैं, आगे है दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, उछाल दिया जाता है, तब ठीक एक हेड आने की प्रायिकता 1/2 होगी। ठीक एक हेड का मतलब समझते हैं, देखिए हेड आने की प्रायिकता बोलता तो 3/4 हो जाती, लेकिन यहां पर ठीक एक हेड, दो सिक्कों को आप उछालेंगे तो क्या क्या होगा, HH HT TH और TT प्राप्त होगा। इसमें 2 हेड हैं कट, इसमें दोनों टेल हैं कट। अब ये देखिए इसमें एक हेड है, एक हेड है, एक कम से कम एक हेड नहीं बोला, एक हेड, ठीक एक हेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 2, और कुल परिणाम है 1 2 3 4, 2/4 काटेंगे तो 1/2। कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता पूछी जाती तो इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, 3/4 होती। लेकिन यहां पूछा गया है ठीक एक हेड, केवल एक ही होना चाहिए, एक हेड आने की प्रायिकता 1/2 होगी। अब आगे
132 नंबर पर एक पासे को एक बार फेंका जाता है तब 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता में क्या होगा, देखिए 4 से अधिक अंक आने की हमें क्या ज्ञात करना है, प्रायिकता ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर एक पासे को उछालने पर सबसे पहले तो कुल परिणाम ऐसे लिखे जाते हैं, कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6, फिर हो गया कुल परिणामों की संख्या NS कितनी है, 6 है। फिर उसके बाद तब 4 से अधिक अंक आने के अनुकूल परिणाम, यानी सबसे पहले E अनुकूल परिणाम में E आ जाएगा। 4 से अधिक कौन कौन है, 5 और 6 है, तो नंबर ऑफ E क्या हो जाएगा, इनकी संख्या है 1 2 है ना। तो अब देखिए प्रायिकता PE कैसे निकलती है, प्रायिकता PE बराबर NE बटे NS करेंगे। NE का मान कितना है, 2 है, NS का मान कितना है, 6 है, काटेंगे तो 1/3 प्राप्त होगा। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1/3 होगी। आगे किसी असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है, हमेशा ध्यान रखेंगे जो घटना घटित हो ही नहीं रही है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, शून्य होगी। असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है। आगे 134 नंबर पर किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, घटना एकदम निश्चित है, होना ही है तो उसकी प्रायिकता 1 होती है। फिर 135 नंबर पर घटना E की प्रायिकता धन घटना E नहीं की प्रायिकता दोनों का योग 1 होता है। यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटित ना होने की प्रायिकता दोनों का योग 1 होता है। देखिए चित्त आने की प्रायिकता 1/2 है, एक सिक्के को उछालने पर चित्त ना आने की प्रायिकता भी 1/2 है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये देखिए 2/2 मतलब कट 1 आ गया। दोनों प्रायिकता और उस घटना के घटित ना होने की प्रायिकता दोनों का योग 1 होता है। वह घटना जो घटित नहीं हो सकती, ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। ऐसी घटना क्या कहलाती है, असंभव घटना कहलाती है, और इसकी प्रायिकता ही तो 0 होती है ना। आगे देखिए 137 नंबर में क्या है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है। अभी बात हुई थी हमारी कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है, 1 होता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है, ध्यान रखेंगे न्यूनतम मान कितना होता है, 0 होता है, जबकि प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। 1 से बड़ी कोई प्रायिकता नहीं होती, 0 से छोटी मतलब ऋणात्मक कोई प्रायिकता नहीं होती। प्रायिकता जो होती है PE वह 0 से बड़ी या बराबर होती है और 1 से छोटी या बराबर होती है, ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है। अब आगे 139 नंबर, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, जो घटना संभव ही नहीं है, बार बार बता रहा हूं, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। फिर आगे निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, जो घटना निश्चित होती है उसकी प्रायिकता 1 होती है। तो बच्चों 140 अति महत्वपूर्ण कक्षा 10वीं के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हमने अध्ययन किया है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सके। मैं हूं भूपेंद्र चौधरी, माध्यमिक शिक्षक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चिमनाखारी, जिला सिवनी से। बीकेसी गुरु चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बीकेसी गुरु क्लासेस आपके लिए हमेशा ऐसे वीडियो लाते रहेगा। धन्यवाद।